एक कंप्लीट फाइनेंशियल गाइड होने का मतलब होता है न सिर्फ आपको सही निवेश की सलाह देना बल्कि निवेश का मकसद भी बताना। इसीलिए हमारा पर्सनल फाइनेंस शो योर मनी लेकर आता है निवेश से जुड़ी वो तमाम बातें जो आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ाने में मदद करती हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटवाल। आपका स्वागत है पंकज जी शो पे। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और मथुरा से हमारे साथ फोन लाइन पे सीपी शर्मा जी हैं। नमस्कार शर्मा जी, कुछ बताएं अपने बारे में कुछ। हाँ नमस्कार मैम जी। मैं चंद्रपाल सीपी शर्मा फ्रॉम मथुरा। एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ और मेरी जो इनकम है अप्रोक्सीमेटली 35,000 पर मंथ है। ओके। तो इसके लिए एक्चुअली क्या है, मैंने जो सेविंग्स है मैंने 25,000 की तो मैंने LIC पॉलिसी ले रखी है, जो एनरोलमेंट प्लान होते हैं उनके लिए रखी है। मैं 2,000 रुपीज 2 SIP ले रखी है मैंने रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के लिए ग्रोथ प्लान में। ठीक है। और एक रिलायंस स्मॉल कैप फंड में ग्रोथ प्लान में लिया हुआ है। ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ये जो पॉलिसी लेने का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो 15 साल का एक नजरिया था मेरा ये। ठीक है। कोई खास नजरिया तो आपका लॉन्ग टर्म का है, लेकिन शर्मा जी किस उद्देश्य से आपने निवेश किया है? आपका रिटायरमेंट प्लान के रूप में एक्चुअली क्या मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मैंने ये लिया था रिटायरमेंट प्लान के लिए। ओके। और रिटायरमेंट कॉर्पस आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? लगभग 50 लाख के आसपास। 50 लाख के आसपास। आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस क्या है, महीने का खर्च? महीने का खर्च लगभग मेरा 20,000 तो बनता ही बनता है मैम। ठीक है। तो आप रिटायरमेंट के टारगेट को लेकर ही आपने ये अपना 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, राइट? एक मैंने रॉयल मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले रखी है अपने फैमिली के हिसाब से 2 लाख की। और आपके पास टर्म प्लान है? नहीं, टर्म प्लान मेरे पास नहीं है। आपकी सालाना इनकम क्या है? अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक तरह से हम न सिर्फ आपके 2 फंड्स को यहाँ पे रिव्यू करेंगे, लेकिन पंकज जी के साथ हम आपकी एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पंकज जी, सबसे पहले आई नो काफी सारे लूप होल्स हैं जिनके बारे में आपको भी चर्चा करनी है, लेकिन पहले इनकी लाइफ कवर की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने हेल्थ पॉलिसी तो ली है लेकिन कवर नहीं लिया है। आई थिंक ये सबसे बड़ा मिस है। शुरुआत इसी से करते हैं। बिल्कुल, देखिए लाइफ कवर तो बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टार्टिंग से वहीं से करते हैं कि रिस्क कवर होना चाहिए। अगर गॉड फॉरबिड समथिंग कुछ हो जाता है तो बाकी जो लोग डिपेंडेंट हैं उनका क्या होगा। तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान तो शर्मा जी को जितनी जल्दी हो सके उतना लेना ही चाहिए और एक अच्छी खासी रकम के साथ में आपको देखना चाहिए कि उस स्थिति में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप रफली भी कैलकुलेट करते हैं बिना और चीजों को ध्यान में रखते हुए तो अपनी जो इनकम है उसका करीब 10 गुना 12 गुना तो आप ले ही लीजिए, वो एक अच्छी सलाह होगी। उसके बाद मैं इनको एक अच्छी बात ये मानता हूं कि इन्होंने ये बोला कि रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड, इन्होंने कोई पेंशन प्लान नहीं लिया। हालांकि एंडोमेंट प्लान वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन अक्सर लोग यही गलती करते हैं जब भी बात आती है रिटायरमेंट की तो उसके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान खरीद लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो नाम तो पेंशन प्लान है लेकिन वो पता नहीं एजेंट का पेंशन प्लान है कि कस्टमर के लिए पेंशन प्लान है। और इन्हीं की तरह मेरे ख्याल से कई दर्शक ऐसे हैं जो झांसे में आ जाते हैं। बिल्कुल, पर इन्होंने ये बात नहीं किया। इन्होंने बोला है कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की तो इसमें आपके पास दोनों स्मॉल एंड मिड कैप फंड हैं। कभी देखिए लंबे अवधि के लिए आप कर रहे हैं बट आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मिड कैप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो आपका रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है, लेकिन रिलायंस स्मॉल कैप फंड जो है वो एक बहुत ही अच्छा फंड है इस कैटेगरी में। तो या तो सलाह यह है कि अगर आप एक फंड और बढ़ाना चाहें, क्योंकि इक्विटी अपॉर्चुनिटी भी काफी समय तक अच्छा परफॉर्मिंग फंड था, आजकल इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप रख सकते हैं उसको, उसके साथ में एक फंड और ऐड कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। उदाहरण के तौर पर ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक प्लान या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, इन फंड में से कोई एक फंड आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1,000 रुपया और एडिशनल इन्वेस्ट करने के नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसमें से रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी को कैंसिल कर दीजिए। उसकी जगह पर जो मैंने आपको 2 फंड के नाम बताए उनमें से कोई भी फंड आप ऐड कर लीजिए। दूसरी बात, जहां तक आपने बोला कि 50 लाख रुपए आप बनाना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत ही कम अमाउंट आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक लंबा मतलब जीवन होता है
अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और हम 80-85 ईयर्स की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके चलते हैं तो 25-30 सालों के लिए 20-25 साल के लिए आपको एक प्रोविजन करना है। तो ऐसे में 50 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी अगर आप बोल रहे हैं कि 15 साल के बाद रिटायरमेंट होने वाला है तो भी मैं बोलूंगा जो अपने खर्चे बताए थे उस हिसाब से करीब 3-4 करोड़ रुपया तो आपके पास होना ही चाहिए। उससे कम में अगर करेंगे तो पैसा कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और बाद में दिक्कत होगी। तो आपके लिए सलाह है कि आप टर्म प्लान लें जितनी जल्दी हो सके, अच्छी रकम के साथ में, अच्छे सम एश्योर्ड के साथ। दूसरी बात, आप अपने फंड में थोड़ा सा बदलाव करें, उसकी जरूरत है। और दूसरी बात ये भी साथ में है कि अपने रिटायरमेंट का जो गोल है उसको बढ़ाएं, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। और समय के साथ अगर अभी आप नहीं कर सकते हैं तो जैसे जैसे मौका मिले अपनी SIP के अमाउंट को हर साल 10% से 7% से जो भी पॉसिबल हो आपके पास उस हिसाब से बढ़ाते जाइए उसको। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ फंड्स आप इनको रेकमेंड करना चाहेंगे? नाम बताया उनको अभी कि आप बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक प्लान, ये 2 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पंकज जी ने कहा है, रिटायरमेंट का कॉर्पस है, चूंकि काफी लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका शर्मा जी, तो अपने निवेश को आप जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश कीजिए और बाकी के गोल्स भी अगर आपके हैं तो उनको भी लाइंड अप कर लीजिए साथ ही साथ, और आपको उनके लिए कितना कॉर्पस जमा करना है वो भी आपको निर्धारित कर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए अपने निवेश को जारी रखिए और इसे और बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं सूरज का। नमस्कार सूरज, बताएं अपने बारे में कुछ, कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं और आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैम, मैं सूरज बात कर रहा हूँ मैम, उत्तराखंड से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैम बेसिकली मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, इन्फेंट्री से। मैम मैंने अपने लिए टर्म प्लान लेना सोचा था। ओके। तो पहले तो मैंने आपका प्रोग्राम से मुझे ये पता चला कि प्योर टर्म प्लान होता है करके। जी। मगर अभी मैम मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था तो मुझे ये पता चला कि आजकल कुछ कंपनियों ने लॉन्च किया है जिसमें इन केस मेरी डेथ नहीं होती है तो पैसा मुझे रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम मैंने 2-3 कंपनी मैंने सर्च की थी, जैसे एगॉन रिलेगर और अविवा की एक सर्च की थी मैंने। हाँ हाँ। तो मैम मेरे को सवाल ये था कि जैसे एगॉन रिलेगर की कंपनी जो है मेरे उत्तराखंड में कहीं भी उनका ऑफिस अवेलेबल नहीं है। ओके। तो मैम मेरे को इनसे इंश्योरेंस लेने में फायदा है या अविवा के थ्रू? तो ये सजेशन किया था मैम। या कोई और कंपनी जो उत्तराखंड के अंदर कोई ऑफिस अवेलेबल हो जो आर्मी पर्सन को कवर करती हो। और जो मेरा रिस्क प्रोफाइल है मैम काफी हाई है क्योंकि इन्फेंट्री सोल्जर है। राइट। तो मैम मेरा रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई है मैम। चलिए, तो क्लियरली आपने यहाँ पे टर्म प्लान पे सवाल पूछा और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका सूरज। आपके जरिए बाकी के कई दर्शक हैं जो मेरे ख्याल से अगर कंफ्यूज होंगे प्योर टर्म प्लान और वो टर्म प्लान जिनमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम की भी सुविधा मिलती है। सबसे पहले तो इन 2 तरह के टर्म प्लान का मैं मतलब समझना चाहूंगी। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि आप टर्म प्लान का मतलब होता है अगर उस दौरान मतलब जो अवधि है पॉलिसी के टर्म है उसमें अगर मृत्यु नहीं होती है तो अगर मृत्यु होती है तो डेफिनेटली पॉलिसी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हो उसमें उसके जो बेनिफिशरी हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। अगर नहीं होती है तो जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम कि आपका जो प्रीमियम है, देखिए अगेन 2 चीजें हैं। जब एंडोमेंट बोलते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता है तो आपका सिर्फ प्रीमियम नहीं बल्कि जो सम एश्योर्ड है उसमें बोनस है या फंड वैल्यू है, अगर यूलिप जैसी पॉलिसी है तो वो मिलता है। लेकिन अगर हम टर्म में 2 कंपेयर करें तो एक में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और दूसरी पॉलिसी में सिर्फ आपका प्रीमियम वापस मिल रहा है, बट ये फ्री में नहीं मिलता है। आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होता है। अब मान लीजिए आप एक 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और एक जगह पर आपका प्रीमियम 4000 रुपीज है जहां पर आपको कुछ नहीं मिलना है, और जहां पर प्रीमियम वापस मिलना है वहां पर आपका प्रीमियम 7 या 8,000 रुपए है, मतलब कुछ तो ज्यादा है उससे। बिल्कुल। तो होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप भर रहे हो तो वो कंपनी उसको इन्वेस्ट कर रही है और आपको उसके बदले में बाद में प्रीमियम वापस कर रही है। बट मेरा कहना ये क्या मिल रहा है आपको, जितने अपने उतने साल में पे किया उतना ही वापस मिलेगा। उसके बजाय अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम कम होगा, बाकी का पैसा बचेगा आपका। उस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे जितना पैसा बनेगा वो आपके जो टोटल प्रीमियम आपने पे किया उससे ज्यादा होगा। तो इसके लिए ये सिर्फ सोचने की बात है। अक्सर लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने से इसलिए कतराते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि पैसा वापस ना मिले,
क्योंकि अगर डेथ होगी तो पैसा मिलेगा, या इस तरह की पॉलिसी है जहां वापस मिलेगा तो मतलब आप प्रीमियम बहुत ज्यादा भर रहे हो। तो आप प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें। सूरज जी, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं कि इस तरह का सवाल यूजुअली लोग कंपेयर करते हैं एंडोमेंट और टर्म के बीच में, बट आपने दो तरह की टर्म के बीच में कंपेयर किया, तो मुझे मौका मिला ये बताने के लिए, आपको भी और लोगों को भी। मेरी सलाह आपको यही है कि आप प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें। प्रीमियम आपका कंपेरेटिवली कम होगा। ऐसी पॉलिसी जहां पर प्रीमियम वापस मिलेगा, प्रीमियम ज्यादा होगा, तो आप प्रीमियम बचाएं और जो बचा हुआ प्रीमियम है उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको, अगर आप 30 साल का टर्म प्लान ले रहे हैं तो 30 साल के बाद जो पूंजी बनेगी उससे आपका जो लॉस हो रहा है वो कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये कंपेयर ही ना करें। तो मेरी सलाह यह है कि आप प्योर टर्म ही लें। दूसरी बात, आपने जो बोला था कि उत्तराखंड में कंपनीज नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप उत्तराखंड में रहते कहाँ हैं? मैं रहता हूँ। कहाँ जी? कहाँ? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अल्मोड़ा में। लेकिन वहां पर तो खैर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है। अल्मोड़ा में, आप हल्द्वानी में, या आप देहरादून में, यहाँ पर तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांचेज हैं आज की डेट में। और अल्मोड़ा में अगर मेन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो फिर वहां पे आपको एटलीस्ट LIC या जो बड़ी कंपनीज पहले से इंडिया में हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगी। ऑनलाइन कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, कि ऑनलाइन में भी क्या होता है, अगर वहां पे नहीं है, क्योंकि मेडिकल कराने की जरूरत अगर पड़ती है, कुछ भी होता है, तो कंपनीज जहां पर उनकी ब्रांचेज हैं वहीं पर पॉलिसी देती हैं। लेकिन जैसे नियरेस्ट ब्रांच जो भी वो देखनी पड़ेगी। अगर ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन अल्मोड़ा अगर ये प्रॉपर बात करते हैं कि सिटी में रहते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो LIC ने भी ई टर्म प्लान स्टार्ट कर दिया है, ई टर्म लॉन्च किया है। तो जैसे आप ऑनलाइन प्लान ही कंसिडर कीजिए। आपके पास HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट है, ICICI का आई प्रोटेक्ट है, या फिर आपके पास में मैंने बोला कि LIC का प्लान भी है, ई टर्म प्लान। तो LIC में आप, अगर आपकी उस जगह पर ब्रांच नहीं है तो नियरेस्ट सिटी आप देख लीजिए। अल्मोड़ा में तो डेफिनेटली मतलब चॉइस मिलनी चाहिए आपको। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर नहीं है, नगर नहीं है, उसके नियर बाय जो भी सिटी है वो आप देख लीजिए और आप ई टर्म प्लान कंसिडर कीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सूरज, जैसे कि पंकज जी बता रहे हैं, प्योर टर्म प्लान लीजिए। वो न सिर्फ किफायती है, लेकिन आप पैसे जो बचाएंगे उससे एक निवेश रणनीति भी अपनी अपना सकते हैं। आपके बाकी के और भी गोल्स होंगे लाइफ में मेरे ख्याल से, जिसके लिए आपको निवेश भी करना होगा। क्या आपने कोई पोर्टफोलियो वैसे बनाया हुआ है अपने लिए सूरज? हाँ मैम, मैं एक्चुअली आपका प्रोग्राम देख के म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी। आप कर रहे हैं ऑलरेडी? जी। और मैम एक दो मैंने अपने बच्चे के लिए फिलहाल LIC प्रोग्राम या जीवन अंकुर ले रखा है, और मेरी वाइफ के नाम से जीवन सरल लिया हुआ है। ओके ओके। मैम, मैं सर से मेरा एक पर्सनली सवाल एक और था। मैम, जैसे कि मेरे पास आफ्टर 6 मंथ मेरे पास एक करीबन 5-6 लाख का पेमेंट आएगा। ठीक है। तो मैम मैं उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ? बहुत अच्छा, भी जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लंबा नजरिया रख के उसको निवेश करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं अपनी बच्ची के लिए, मैम अभी 15 या 20 ईयर्स का मेरे पास टाइम है मैम। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बच्ची के भविष्य के लिए ये जो पैसे इनको आएंगे, एक मुश्त रकम आएगी, उसे निवेश करना चाहते हैं? इनके दोनों सवाल हैं, मैं दोनों सवाल के जवाब दूंगा। सूरज जी, पहली बात तो आपने जो बोला कि आपने जीवन सरल और बचत प्लान लिए हुए हैं, जीवन अंकुर, तो मेरी बात मानिए, इन पॉलिसीज में आपको बहुत फायदा नहीं होगा। इस तरह की पॉलिसी में आपके रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। ये नाम में सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर निवेश की दृष्टि से बात की जाए तो इनमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो ऐसी पॉलिसी में आप आगे से तो कम से कम ना इन्वेस्ट करने का सोचें। दूसरी बात जो आपने बोला कि 5-6 लाख रुपया आने वाला है, और आपने बताया कि लंबी अवधि है, तो मेरी सलाह ये होगी कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें लंबी अवधि में हमेशा अच्छे रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए, आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश ना करें, लेकिन अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप निवेश करें। तो यही है, लॉन्ग टर्म है, आपके 15-20 साल है, तो आप कम से कम 50-60% उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर दें और बाकी का पैसा जो है वो डेट म्यूचुअल फंड में कर दें। इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे आप इन्हें? 5-6 साल बहुत बात की बात है, अभी तो पैसा नहीं आ रहा है, तो उस वक्त अगर ये सवाल भेजेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। आप उसमें देखें, पर अगर आप चालू अभी करना चाह रहे हैं कोई SIP वगैरह, तो मेरी सलाह ये होगी कि एक जैसे कोई ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक प्लान है, HDFC टॉप 200 है, या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है, इस तरह के जो बहुत पुराने फंड्स हैं और अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उन फंड्स में एटलीस्ट आप SIP के जरिए निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सूरज, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब योर मनी के जरिए आपको मिल गए होंगे। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन आगे भी हम देंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में अगला सवाल लेते हैं डॉक्टर संजय का। नमस्कार संजय जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है?
हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर संजय बोल रहा हूँ अचलपुर से, महाराष्ट्र से। ओके, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मुझे थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए था। मैं मेरी जो ठीक है, आपके कुछ गोल्स यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। आपको रिटायरमेंट के लिए बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है और आपका गोल रिटायरमेंट के बाद लगभग 30,000 रुपए हर महीना का खर्च उससे घर चलाने का है, राइट? जी मैडम। और बच्चों की पढ़ाई के लिए आप 16 साल के बाद 25 लाख रुपए चाहते हैं। आपने खुद का घर लिया हुआ है कि आप 3 साल बाद लेना चाहते हैं जिसके लिए आपको 25 लाख रुपए चाहिए? सिर्फ प्लॉट है, उससे कंस्ट्रक्शन करना है मुझे। ओके, ठीक है। और साथ ही आप कह रहे हैं कि आपकी शादी होने वाली है जिसके लिए आपको चाहिए होंगे 3 लाख रुपए। जी मैडम। ठीक है। आपको अपने लिए टर्म इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है? नहीं लिया मैडम। ठीक है, वो भी आपको मेरे ख्याल से आगे चल के लेना होगा। तो आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है संजय जी। हम बात करते हैं पंकज जी से और बताते हैं कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। आपने अभी तक सिर्फ रियल एस्टेट और डायरेक्ट इक्विटी में ही निवेश किया हुआ है, राइट संजय जी? क्या आपने और कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना बनाया है? नहीं मैडम, मेरे पास एक शेयर है कुछ 7 लाख के। ठीक है, और आपके पास 2 प्लॉट्स हैं? जी। और आपने कहा कि आपके पास 3 लाख का कैश है, ये आपने एज एन इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखा हुआ है कि कहीं निवेश करना है आपने इनको? इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करने के लिए ही आपने इकट्ठा किया हुआ है और LIC की 2 पॉलिसीज आपने ली हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर पंकज जी से। पंकज जी, ओवरऑल देखा जाए तो इनके 2 गोल्स हैं जो कि काफी लॉन्ग टर्म है, अगर मैं कह सकूं तो रिटायरमेंट का खास तौर से। कैसे इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे? एक टर्म प्लान के साथ सबसे पहले इंश्योरेंस को देखिए। शादी भी होने वाली है। एग्जैक्टली। तो मेरी सलाह ये होगी कि और एज भी क्योंकि 48 की है तो अब ये बहुत इसको डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप टर्म प्लान तो बिल्कुल ले लें अच्छे सम एश्योर्ड के साथ में। दूसरी बात यह है कि जो 3 लाख उन्होंने बोला कि कैश है, वो कैश कहां पर है? अगर मैं एज्यूम करूं कि सेविंग बैंक में रखा हुआ है तो सलाह यह होगी कि सेविंग बैंक में क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, आप थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए सेविंग बैंक में पैसा रखिए, लेकिन बाकी पैसे को आप 2 चीजें कीजिए। एक तो लिक्विड फंड में थोड़ा पार्क कर दीजिए उसमें से पैसा, और साथ ही क्योंकि 1 साल के बाद शादी होने वाली है तो वहां भी उन्होंने बोला है कि 3 लाख का करीब एक्सपेंस होगा, तो वो पैसा वहां पर काम आ जाएगा। तो इसके लिए जो आपके पास कैश है उसको आप थोड़ा इमरजेंसी के लिए, थोड़ा कंटिजेंसी के लिए रखिए, और बाकी पैसे को आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में और थोड़ा लिक्विड फंड में डिवाइड कर दीजिए, ताकि 1 साल के बाद आपकी शादी के लिए वो पैसा यूज हो सके। दूसरी बात, वो भी शॉर्ट टर्म गोल है कि घर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, प्लॉट है, घर बनाना है 3 साल के बाद। तो यहां पर क्योंकि 3 साल का समय काफी कम है, मैं ये सलाह दूंगा कि जो 5-7 लाख के शेयर्स हैं वो, और मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये सब अच्छा चलता है तो वो आपका काफी हेल्पफुल होगा आपके घर बनाने के लिए। लेकिन पूरा पैसा तो नहीं हो पाएगा, लोन तो शायद आपको लेना पड़ेगा, लेकिन यह है कि जितनी मदद मिल सके घर लेने के लिए उसमें से वो करें, और साथ में थोड़ा आप लोन लेके घर जरूर बनाएं। उसके बाद आते हैं इनके रिटायरमेंट के गोल पर। उसके लिए इनको जरूरत है पैसे की, और साथ में इन्होंने एक ये भी बोला है चाइल्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड एजुकेशन मतलब अभी तो शादी होने वाली है, राइट? तो प्री प्लानिंग चालू है जी। ओके, तो ठीक है, आप उसके लिए ठीक है, आप सोच रहे हैं, लेकिन वो हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं यहाँ पर रिटायरमेंट और बच्चे के लिए, तो फिर आप म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है। उसमें आप ज्यादा एलोकेशन अपने इक्विटी में करें। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों तरह के म्यूचुअल फंड होने चाहिए, लेकिन लंबी अवधि है तो एलोकेशन ज्यादा आपका इक्विटी की तरफ होना चाहिए। रेकमेंडेड स्कीम अगेन मैं बोलूंगा ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक प्लान, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, एक स्मॉल कैप फंड भी आप इंक्लूड कर लें, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, और साथ ही एक डेट फंड मैं आपको सुझाव दूंगा ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म फंड। तो इस तरह से आप, जो मैंने आपको अलग इक्विटी बताया उसमें से 3 में से आप 2 फंड रख लीजिए, और साथ में एक डेट फंड अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। चलिए, जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, यही सलाह आपको योर मनी से दी जा रही है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेजिए, और हमारे फेसबुक के पेज पर जाके आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी वहां पर पोस्ट कर सकते हैं।